मैं बड़े मजे से सारी रात आराम से सोया रहा। सुबह सुबह सादिक आ गया। उस वक्त पॉप हट रही थी। सादिक कहने लगा, अब तुम यहाँ से निकलकर सीधे लारी अड्डे पहुँचो, कोई रिक्शा तांगा ले लेना। उसे कहना पुराने जम्मू रेलवे स्टेशन के सामने जो लारी अड्डा है वहाँ ले चले, वहाँ से श्रीनगर को लारियाँ जाती हैं। बाकी मैंने कश्मीरी कमांडो की बाबत तुम्हें जो समझा दिया है उसे याद रखना और उसी को जाकर रिपोर्ट करना। मैंने तुम्हें जो खास शेर याद कराया है, ये शेर सिर्फ कश्मीरी कमांडो को अलग जाकर सुना देना और कहना कि मुझे इस शेर के शायर ने तुम्हारे पास भेजा है। वो समझ जाएगा कि तुम कौन हो और किस गरज से उसके पास आए हो। बाकी बातें तुम उससे ज़बानी कर लेना। अब खामोशी से दुकान में से निकल जाओ। मैं मुंह हाथ धोकर पहले ही तैयार बैठा था। सादिक से मुसाफा किया और दुकान से बाहर निकलकर बाजार में एक तरफ चलने लगा। अभी जम्मू शहर में दिन की रोशनी पूरी तरह नहीं हुई थी। दूर से किसी मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। एक साइकिल रिक्शा भी मिल गया। मैं उसमें बैठकर जम्मू श्रीनगर लारी अड्डे पर आ गया। यहाँ एक लारी काफी देर पहले श्रीनगर के लिए रवाना हुई थी। दूसरी लारी के लिए टिकट खुल गए थे। लारी अड्डे की ऊंची छत के नीचे इधर उधर कुछ लोग बैठे नारियल का हुक्का पी रहे थे। कुछ सवारियां सो रही थी। मैंने श्रीनगर का टिकट खरीदा और एक तरफ खाली बेंच पर बैठ गया। यहाँ जम्मू आने के बाद पहली दफा मैंने दो फौजियों को देखा। वो वर्दी में थे। वो टिकट वाली खिड़की की तरफ जाते हुए मेरे करीब से गुजरे तो बल्ब की रोशनी में मैंने उनके कंधे पर जम्मू कश्मीर राइफल्स लिखा हुआ पढ़ा। ये दोनों डोगरा फौज के जवान थे। उन्होंने फौजी थैले उठाए हुए थे और उनकी राइफलें स्लिंगों के साथ कंधों पर लटकी हुई थी। उनकी वर्दियां गर्म थीं। जाहिर है वो कश्मीर के महाज पर जा रहे थे, जहां यकीनन सर्दी पड़ रही थी। मैंने सिगरेट सुलगा लिया था और खामोश बैठा मजे से सिगरेट पी रहा था और माहौल का जायजा भी ले रहा था। इतने में एक खाली लारी आकर एक तरफ खड़ी हो गई। कंडक्टर ने बुलंद आवाज से कहा, श्रीनगर जाने वाली सवारियां आ जाएं। मैं जल्दी से उठा और लारी में पिछले दरवाजे के साथ वाली सीट पर बैठ गया। उस सीट का इंतखाब मैंने इसलिए किया था कि अगर हालात कहीं नाजुक सूरत हाल इख्तियार कर जाएं तो मैं लारी से कूद सकूं। देखते देखते लारी भर गई। जम्मू कश्मीर राइफल्स के दोनों डोगरा फौजी भी उसी लारी में आकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद लारी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। जम्मू शहर से बाहर निकले तो सफेदा सुबह चारों तरफ फैल चुका था। रास्ते में एक बहुत बड़े महल की इमारत थी। बाद में मुझे मालूम हुआ कि ये जम्मू के साबिक राजा का महल था। एक जानिब पहाड़ी ढलान पर मकानात बने हुए थे, जहां एक मंदिर का किलस चमक रहा था। लारी जम्मू श्रीनगर रोड पर दौड़ी जा रही थी। लारी मुसाफिरों से भर चुकी थी, इसलिए रास्ते में कोई सवारी हाथ देती तो ड्राइवर गाड़ी नहीं रोकता था। रास्ते में सड़क के किनारे जम्मू की देहाती औरतें सरों पर टोकरे या खुश्क लकड़ियों के गट्ठे या दूध के बर्तन रखे शहर की तरफ जाती नजर आईं। उन औरतों का लिबास हिंदू औरतों वाला था। दूर ऊपर ऊंची पहाड़ी पर किसी मंदिर का किलस तुलू होते सूरज की सुनहरी किरणों में चमकता नजर आया तो लारी में बैठे हुए हिंदुओं ने बुलंद आवाज में नारा लगाया, शेरा वाली माता की जय। मालूम हुआ कि ये जम्मू का मशहूर मंदिर शेरा वाली माता का मंदिर है। अब हम जिस इलाके से गुजर रहे थे वो पहाड़ी इलाका था। कहीं चढ़ाई आ जाती, कहीं ढलान शुरू हो जाती। पहाड़ियों पर जंगली झाड़ियां और काफी दरख्त उगे हुए थे। धूप निकल आई थी। कभी कभी इन पहाड़ियों की तरफ से गर्म हवा का झोंका और कभी सर्द हवा का झोंका आ जाता। आगे एक पहाड़ी कस्बा आया, जिसके आगे पहाड़ी सुरंग में लारी दाखिल हो गई। सुरंग की दूसरी जानिब खुश्क और चट्टानों जैसी पहाड़ी का सिलसिला शुरू हो गया। सड़क अब ऊंचाई पर जा रही थी। नीचे दूर दरिया सांप की तरह बल खाता नजर आ रहा था। लारी चट्टानों के दरमियान बनी हुई सड़क पर जा रही थी। ये सिलसिला खत्म हुआ तो पहाड़ी जंगल की सड़क पर चलती रही और फिर उधमपुर आ गया। ये आर्मी हेडक्वार्टर है और जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा हवाई अड्डा भी है। फौजी छावनी भी यहीं पर है। दोनों डोगरा फौजी यहाँ उतर गए। उधमपुर के आगे फिर चट्टानी इलाका आ गया। यहाँ जगह जगह कीकर के दरख्तों के झुंड नजर आ रहे थे। मैं इन दरख्तों को दूर ही से पहचान गया था। उसके आगे सनोबर और देवदार के दरख्तों के झुंड नजर आने लगे। सड़क के किनारे किनारे दोनों जानिब कहीं कहीं मकई के खेत नजर आ जाते। यहाँ पहली बार हवा में पहाड़ों वाली ठंडक महसूस हुई। आखिर 105 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हमारी लारी कद पहुँच कर रुक गई। कद एक सेहत अफजा मकाम है। यहाँ चश्मा बह रहा था। सब मुसाफिर लारी से उतर गए। मैंने भी उतर कर चश्मे के पानी से मुंह हाथ धोया। चश्मे के पानी के 2-3 घूंट पिए। करीब ही खाने पीने और चाय की दुकानें थीं, जिन्हें शुमाली भारत में ढाबे कहा जाता है। यहाँ मैंने लुधियाना जम्मू से निकलने के बाद पहली बार दुकानों पर उर्दू में लिखे हुए 2-4 बोर्ड देखे। साफ मालूम हो रहा था कि मुसलमानों की अक्सरियत के आबादी वाले इलाके शुरू हो गए हैं। लारी कद से रवाना हुई तो रामबन जाकर रुकी। रामबन दरियाए चनाब के किनारे पर आबाद है। हर तरफ धोतियों वाले हिंदू नजर आ रहे थे। कहीं कहीं मुसलमान भी लंबे करन पहने नजर आ जाते, मगर रामबन में हिंदू ज्यादा आबाद थे।
لاری یہاں سے پھر آگے روانہ ہو گئی۔ اس دوران کسی مسافر کے ساتھ میری زیادہ بول چال اس لیے نہ ہو سکی کہ اکثر مسافر اترتے چڑھتے رہتے۔ لاری میں ابھی تک میرے لیے کوئی تشویش کی بات پیدا نہیں ہوئی تھی۔ راستے میں ایک جگہ 2-3 پولیس کے سپاہی بھی لاری میں سوار ہوئے، مگر کسی نے میری طرف توجہ نہ کی۔ وہ آگے جا کر اتر گئے۔ پتنی ٹاپ ایک مقام آیا، جہاں پہاڑیوں کی ڈھلانوں پر دیودار کے بے شمار درخت تھے۔ یہاں معلوم ہوا کہ کشمیر کا علاقہ شروع ہو رہا ہے۔ یہاں خنکی بڑھ گئی تھی، چنانچہ میں نے اپنی نائلون کی جیکٹ کے بٹن بند کر لیے۔ یہاں میں نے ڈھابے میں بیٹھ کر کھانا کھایا۔ آسمان پر بادل چھا رہے تھے، یہ بادل دیودار کے درختوں میں سے ہو کر گزرتے تھے۔ یہاں پینے کا پانی بڑا ٹھنڈا تھا۔ اس کے بعد ایک اور شہر آیا، یہ جگہ بھی کافی ٹھنڈک والی تھی، لگتا تھا کوہ مری میں آ گیا ہوں۔ یہاں دکانوں اور مکانوں پر اردو میں لکھے ہوئے بورڈ زیادہ تھے۔ یہاں سے مسلمانوں کی اکثریت شروع ہو گئی تھی۔ کشمیر کی وادی تک ابھی لاری نے آدھا سفر طے کیا تھا۔ رات کے 9 بجے کے قریب لاری بانہال پہنچ کر ٹھہر گئی۔ ڈرائیور نے اعلان کیا کہ رات بانہال میں ٹھہریں گے، لاری صبح سری نگر روانہ ہوگی۔ یہاں ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ لاری کے اڈے میں ایک لمبا ہال کمرہ تھا، جہاں مسافروں نے اپنے بستر لگا لیے۔ میرے پاس کوئی بستر نہیں تھا، مجھے بستر کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میں کونے والے ایک بینچ پر سمٹ سمٹا کر پڑ گیا۔ سردی ضرور محسوس ہو رہی تھی، مگر میرا جسم کمانڈو ٹریننگ نے سردی گرمی برداشت کرنے کا عادی بنا دیا تھا۔ میں نے وہیں رات گزار دی۔ دوسرے دن صبح 6 بجے لاری سری نگر کے لیے چلی۔ بانال کی بڑی لمبی سرنگ بھی آ کر گزر گئی۔ پھر قاضی کنڈ کا قصبہ آیا۔ یہاں کشمیر کا کلچر صاف طور پر نظر آنے لگا۔ جگہ جگہ مسجدیں تھیں۔ کشمیری خواتین سر پر دوپٹہ باندھے پھرن پہنے بازار میں آ جا رہی تھی۔ کشمیری جوان اور بوڑھے لمبے لمبے فرغل پہنے ہوئے تھے۔ پامپور کے آس پاس زعفران کے درخت بھی تھے۔ اب ہم کشمیر کی وادی میں داخل ہو چکے تھے۔ سری نگر کوئی 50-60 میل دور رہ گیا تھا کہ ایک جگہ سڑک پر ڈوگرا فوجی کھڑے تھے۔ انہوں نے لاری رکوا لی۔ میں ہوشیار بیٹھ گیا اور فوجی لاری کے پاس آئے۔ انہوں نے سارے مسافروں کو بڑے غور سے دیکھا، پھر لاری کو چیک کیا۔ لاری کے اوپر چھت پر چڑھ کر سامان کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور لاری کو آگے جانے کی اجازت دے دی۔ 1 گھنٹے کے سفر کے بعد ڈوگرا چھاؤنی کے گیٹ کے آگے لاری رک گئی۔ یہاں بھی ڈوگرا فوج کے سپاہیوں نے، جن میں ایک سکھ بھی تھا، لاری کی چیکنگ کی۔ جب ان کی تسلی ہو گئی تو انہوں نے لاری کو آگے جانے کی اجازت دے دی۔ تھوڑی دیر بعد لاری سری نگر میں داخل ہو گئی۔ میں نے کشمیری مجاہدین کا یہ شہر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اخباروں میں اس شہر کے بازاروں، مسجدوں اور نشاط باغ کی تصویریں ہی دیکھی تھیں۔ موسم یہاں سردیوں کا تھا، ہوا ٹھنڈی تھی، آسمان پر بادل نہیں تھے، سرد ہوا چل رہی تھی۔ لاری اڈے میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں اڈے سے نکل کر سیدھا دریائے جہلم کی طرف چل پڑا۔ میں نے راستے میں دیکھ لیا تھا، ہماری لاری اس کے ایک پل پر سے گزری تھی۔ میں نے کسی سے نہ پوچھا اور خود ہی اندازے سے دریا کے ایک پل پر پہنچ کر اسے پار کیا۔ دوسری جانب بازار تھا۔ بازاروں میں پولیس اور ڈوگرا فوج کے سپاہی پھر رہے تھے۔ کشمیری جوانوں کے چہروں کے ناقابل شکست عزم کی چمک تھی۔ یہاں سارا ماحول اسلامی تھا۔ مسجدیں جگہ جگہ تھیں، خانقاہیں تھیں، دکانوں پر کہیں کوئی ہندی کا بورڈ نظر آ جاتا۔ سب بورڈ اردو اور انگریزی زبانوں میں لکھے ہوئے تھے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں پاکستان میں آ گیا ہوں۔ میں ایک ریسٹوران میں آ کر بیٹھ گیا۔ پاکستان سے نکلنے کے بعد پہلی بار میں نے پاکستانی کھانا یعنی پلاؤ روغن جوش کے ساتھ کھایا۔ کوئی کشمیری زبان میں بات کر رہا تھا، اردو زبان بھی عام بولی جاتی تھی۔ ریسٹوران میں قائد اعظم کی تصویر لگی ہوئی تھی، دیکھ کر سر فخر سے بلند ہو گیا۔ کئی دکانوں کے اوپر پاکستانی پرچم بھی لہرا رہے تھے۔ یہاں سے مجھے اپنے کشمیری مجاہد کمانڈو کی تلاش میں شمال کی جانب جو پہاڑیاں تھیں اس طرف جانا تھا۔ میں اندازہ لگا کر شہر کے شمال کی طرف بازاروں میں چلتا گیا۔ کافی دیر تک چلنے کے بعد میں شہر سے باہر آ گیا۔ شہر کے دونوں جانب چنار اور سفیدے کے اونچے اونچے درخت کھڑے تھے، ہرے بھرے درخت تھے۔ سیب کے درخت بھی دیکھے۔ کشمیری کسان، مرد عورتیں کھیتوں میں کام کر رہی تھیں۔ کشمیری کسانوں کی حالت انتہائی فلاکت زدہ تھی۔ ہندو حکمرانوں نے کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کر کے یہاں کے حقیقی کشمیری مسلمانوں کی معاشی زندگی کو کچل کر رکھ دیا تھا۔ کشمیر کی ساری دولت ہندو غاصب سمیٹ رہا تھا اور کشمیری مسلمان جو کشمیر کے مالک تھے غریبانہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ میں نے دور شمال کی جانب پہاڑوں پر نگاہ ڈالی۔ جموں والے ہمارے آدمی یعنی دکاندار صادق نے یہاں مجھے پہاڑیوں کی ایک خاص نشانی بتائی تھی۔ میں نے اس نشانی کو 2 پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ دیکھا تو اسی طرف روانہ ہو گیا۔ میں اس شعر کو دل ہی دل میں بار بار دہرا رہا تھا جو مجھے کشمیری کمانڈو شیروان کے آگے جا کر سنانا تھا، اور جو اس بات کا خفیہ اشارہ تھا کہ میں کمال شاہ کا تربیت یافتہ کمانڈو ہوں اور جہاد کشمیر میں شریک ہونے آیا ہوں۔ مجھے کشمیری کمانڈو شیروان کو یہ خاص شعر سنانے کے بعد جو اردو کا شعر تھا، یہ بھی کہنا تھا کہ مجھے اس شعر کے شاعر نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ آسمان پر بادل برابر چھائے ہوئے تھے، سرد ہوا چل رہی تھی۔ میں کھیتوں کے درمیان سے ہو کر گزر رہا تھا۔ کسی کھیت میں ہل چلا ہوا تھا،
किसी खेत में फसल लहरा रही थी। चलने से मुझे सर्दी नहीं लगती थी, जिस्म गर्म हो गया था। पहाड़ अभी दूर थे। कोई 2-2.5 घंटे चलने के बाद भी पहाड़ों की उतराई में यानी उनके दामन में पहुंच गया। रास्ते में 1-2 लकड़ी के छोटे छोटे बोसीदा मकान वाले गांव भी आए, जहां कश्मीरी औरतें कहीं धान कूट रही थीं, कहीं लकड़ियां काट रही थीं। पहाड़ी इलाका शुरू हुआ तो जंगली झाड़ियां भी शुरू हो गईं। आखिर में पहाड़ के दामन में उस जगह आ गया जहां 2 पहाड़ियों के दरमियान एक तंग रास्ता दूसरी तरफ जा रहा था। यहाँ वो दर्रा था जिसके बारे में जम्मू वाले सादिक ने मुझे बताया था। 2 पहाड़ों के दरमियान उस तंग से रास्ते में जंगली झाड़ियां ही झाड़ियां थीं। मेरे लिए उनमें से गुजरना कोई मुश्किल न था। अगरचे मेरे पास कमांडो चाकू तो नहीं था, मगर एक तरबियत याफ्ता कमांडो के फौलादी हाथ पांव इन झाड़ियों को तोड़ने के लिए काफी होते हैं। मैं हाथों से झाड़ियों को तोड़ता हुआ और इधर उधर हटाता रास्ता बनाता दर्रे में से गुजर गया। आगे एक खुली जगह थी जहाँ छोटे छोटे दरख्त और घास थी। कुछ फासले पर पहाड़ियां थी जिनकी ढलानों पर चढ़कर दरख्त ऊपर तक उगे हुए थे। उनके ऊपर बादल ही बादल थे। जैसे ही दिन ढल रहा था, सर्दी बढ़ रही थी। मुझे इन पहाड़ियों के दरमियान में से गुजर कर आगे जाना था। वही मंजिल थी। मैं चलता चलता इन पहाड़ियों के पास आ गया। यहाँ भी पहाड़ियों के दरमियान तंग रास्ता बना हुआ था। ये एक गली सी थी जिसमें ऊंची ऊंची घास उगी हुई थी। यहाँ से गुजरते हुए मुझे आधा घंटा लग गया। मैं दर्रे से बाहर निकला तो सामने देवदार और चनार के दरख्तों का एक घना पहाड़ी जंगल और बेहद नशेब फराज थे। कहीं जमीन एकदम नशेब में उतर जाती, कहीं अचानक ऊंचाई शुरू हो जाती। ये कुदरती जंगल था। कहीं कोई पगडंडी तक नहीं थी। लगता था कि यहाँ से इंसानों का गुजर नहीं होता। आसपास कोई आबादी नहीं थी। मैं एक पहाड़ी पर पहुंचकर रुक गया। करीब ही एक चश्मा था। चश्मे का पानी एक टीले की झाड़ियों में से नीचे छोटे से नाले में से गिर रहा था। मैंने जहाँ मुंह हाथ धोया, पानी पीकर प्यास बुझाई। वाकई कश्मीरी चश्मों का पानी आबे हयात था। इतनी देर में सूरज मगरबी पहाड़ियों के पीछे छुप गया था, जिसकी वजह से मेरी तरफ की ढलानों पर एकदम गहरी छांव और अंधेरा सा छाने लगा था। मुझे ख्याल आया कि अंधेरा होने से पहले पहले मुझे कश्मीरी मुजाहिद कमांडो शेरवान के ठिकाने तक पहुंच जाना चाहिए। जम्मू वाले सादिक ने मुझे यहाँ जो खास निशानी बताई थी वो मुझे रात के अंधेरे में नजर नहीं आ सकती थी। ये एक खास निशानी थी। मैं उठकर एक तरफ चल पड़ा। चंद कदम चलने के बाद पहाड़ी शगाफ नजर आए। यहाँ एक जानिब खड़े होकर मैंने सादिक भाई की हिदायत के मुताबिक बिल्कुल सीध में देखा। एक जगह मैंने 2 दरख्तों की खास निशानी देख ली। ये दरख्त अंग्रेजी का एक लफ्ज बनाए हुए एक जानिब झुके हुए थे। मुझे उन दरख्तों के पास पहुंचना था। मैं आगे चल पड़ा। जब इन दरख्तों के करीब पहुंचा तो अचानक मेरी दोनों जानिब से 3 आदमी निकलकर मेरे सामने आ गए। उन्होंने स्याह रुमाल मुंह पर और सर पर इस तरह बांधे हुए थे कि मुझे सिर्फ उनकी चमकती हुई आंखें ही नजर आ रही थी। उनमें से हर एक के हाथ में स्टेन गन थी। वो नीम कमांडो के लिबास में थे। 2 जवानों ने मुझे बाजुओं से पकड़ लिया। तीसरे ने उर्दू जबान में मुझसे पूछा, कौन हो तुम, यहाँ कैसे आए हो? इससे पहले कि मैं उन्हें कोई जवाब दूं, उन्होंने मेरे हाथ पीछे बांधकर मुझे सर से दबाते हुए नीचे बिठाया और कश्मीरी जबान में एक दूसरे से कोई बात की। उनमें से एक ने स्टेन गन का रुख मेरी तरफ कर दिया। मैंने कहा, भाइयों मैं मुसलमान हूँ, मुझे अपने लीडर के पास ले चलो, मुझे कमाल शाह ने भेजा है। कमाल शाह का नाम सुनकर वो ठिठक गए। उन्होंने कोई जवाब न दिया। फौरन एक मुजाहिद ने मेरी आंखों पर काली पट्टी बांधी और मुझे बाजू से पकड़कर एक तरफ ले जाने लगा। कई ऊंची नीची जगहों से गुजरकर मुझे ऐसा लगा कि मैं झाड़ियों की तरफ आ गया हूँ। मेरे सर पर हाथ रखकर एक बार फिर मुझे बिठा दिया गया। उन्होंने आपस में कश्मीरी जबान में कोई बातचीत की। एक मुजाहिद ने मुझसे उर्दू में कहा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैंने कहा, पाकिस्तान से जहाद कश्मीर में शामिल होने का जज्बा लेकर आया हूँ। वो मेरी तलाशी लेने लगे। मेरी जेब से स्प्रो टैबलेट बम वाला प्लास्टिक का लिफाफा और सीक्रेट एजेंसी का कार्ड निकला तो उन्होंने मुझसे पूछा, ये कार्ड पर किसका नंबर लिखा है? मैंने कहा, भाई ये कार्ड कमांडो मुजाहिद कमाल शाह साहब ने मुझे दिया है कि इसे कश्मीरी कमांडो लीडर शेरवान को पहुंचा दूं और बाकी सरदर्द की गोलियां हैं। यहाँ तो मैंने कश्मीरी कमांडो लीडर का नाम शेरवान ही बताया है। उनके आगे मैंने उसका असल नाम लिया था। मगर यहाँ मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे एक कमांडो की हैसियत से अपना तारुफ नहीं करवाना चाहिए था। मैंने उन लोगों की शनाख्त मालूम किए बगैर बता दिया था कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ और कमाल शाह ने मुझे भेजा है। वो लोग इंडियन फौज के कमांडो भी हो सकते थे।